हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित एमए राजनीति विज्ञान के द्वितीय सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र के इकाई 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये मेरा चौथा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने जाना भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्टूडेंट, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन का नरम दल या उदारवादी युग, जो कि सन 1885 से 1905 तक का समय माना जाता है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब स्वयं अंग्रेजों ने उसे इस विचार से बढ़ावा दिया था कि वह भारतीयों के असंतोष को नियंत्रित करने में उनकी सहायता करेगी। परंतु यह अंग्रेजों की एक बड़ी भूल थी, क्योंकि आगे चलकर यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का आधार स्तंभ बन गई। मोटे तौर पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के 4 चरणों की पहचान की जा सकती है। प्रथम चरण राष्ट्रीय आंदोलन का नरम दल या उदारवादी युग। इसका समय था सन 1885 से लेकर सन 1905 तक। दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन का गरम दल या उग्रवादी युग, जो सन 1905 से लेकर सन 1919 तक चला। तीसरा चरण गांधीवादी युग, जो सन 1919 से 1939 तक विशेष रूप से प्रभावशाली रहा। चौथा चरण तीव्र स्वाधीनता संघर्ष का दौर, जो 1940 से 1947 तक अर्थात भारत के स्वतंत्र होने तक चला। अब हम क्रमशः सभी चरणों के बारे में विस्तार से समझेंगे। पहले हम प्रथम चरण को देखेंगे। यह है राष्ट्रीय आंदोलन का नरम दल या उदारवादी युग, जो 1885 से 1905 तक चला। राजा राम मोहन राय को इस विचारधारा का अग्रदूत मान सकते हैं। इस दौर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि उदारवादियों का विशेष योगदान रहा। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया था। प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधि धीमी रही। इसका मुख्य वजह यह था कि यह कांग्रेस का शैशव काल था। यह समय सुधारवादी तथा वैधानिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इस दौर के उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य के घोर विरोधी नहीं थे, बल्कि सीमित सुधार लागू करने के ध्येय से संवैधानिक आंदोलन के तरीकों, जैसे कि सरकार के पास प्रार्थना, याचिका, ज्ञापन और शिष्टमंडल भेजने के तरीकों में विश्वास करते थे। इस दौरान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधार एवं नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग करना था। इस समय तक कांग्रेस को जन समर्थन भी प्राप्त नहीं हो सका था। मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही इसका प्रभाव रहा। उदारवादियों की राष्ट्रवाद को सबसे बड़ी देन औपनिवेशिक आर्थिक लूट के चरित्र को उजागर करना था। लूट की इस प्रक्रिया का विश्लेषण दादा भाई नौरोजी ने अपने ग्रंथ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था, जिसमें उन्होंने
बताया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी और भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई है। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के सुलझे हुए अर्थशास्त्री, साम्राज्यवाद के आलोचक और भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में विख्यात हैं। उनकी गणना महान देशभक्तों में की जाती है। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने लोक सेवाओं में भारतीयों की अधिक नियुक्ति, विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व और भारत एवं ब्रिटेन के मध्य उचित आर्थिक संबंध स्थापित करने की मांग रखी। बाद में वे भारत में स्वशासन की मांग को भी अपना समर्थन देने लगे थे। इसी प्रकार फिरोज शाह मेहता दादा भाई नौरोजी के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। वे एक प्रख्यात वकील थे तथा 1890 में वे कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। वे अंग्रेजों की न्यायप्रीत्या, सत्यता और ईमानदारी में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस वैधानिक मार्ग का ही अनुसरण करे। वे अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। इसी प्रकार स्टूडेंट हम देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये प्रमुख उदारवादियों में से एक थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और उन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वे अंग्रेजी राज को दैवी वरदान मानते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस वैधानिक आंदोलन तक ही अपने को सीमित रखे। इसी प्रकार हम देखेंगे महादेव गोविंद रानाडे। वे अर्थशास्त्री, न्यायविद और समाज सुधारक थे। वे कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारतीय पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें आधुनिक ऋषि भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्होंने देशभक्ति के प्रखर प्रवक्ता और भारतीय राष्ट्रवाद के संदेश वाहक के रूप में अपनी पहचान बनाई। स्टूडेंट हम गोपाल कृष्ण गोखले जी को देखते हैं। वे प्रमुख उदारवादी नेता थे। 1905 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे तथा इन्होंने इसी मंच से स्वशासन की मांग की थी। इन्होंने 1905 में ही भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य में भारत के लिए स्वशासन कायम करना था। इसके लिए संवैधानिक आंदोलन के वे पक्षधर थे। वे अन्य उदारवादी नेताओं की तरह ही ब्रिटिश राज्य को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान मानते थे। गोखले ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भूमिका का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंत में हम कह सकते हैं कि अपनी तमाम कमियों के बावजूद उदारवादियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय जागृति लाने एवं एक ही राष्ट्र के सदस्य होने की भावना जगाने में सफल रहे। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण वाला चरित्र को बेनकाब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने वह आधार तैयार किया जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ा। इसलिए इन उदारवादियों का आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। स्टूडेंट
मैं अपने अगले वीडियो में इस इकाई के शेष बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी को धन्यवाद।